नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर भारतीय को समझना चाहिए, इंडियाज़ टू स्पीड इकोनॉमी। हमने हमेशा सुना है कि 1991 के रिफॉर्म्स ने देश बदल दिया, पर क्या ये प्रगति, प्रोग्रेस सबके लिए बराबर थी? एक तरफ ड्रोन्स और आईटी एक्सपोर्ट्स है, तो दूसरी तरफ वही पुराना हाल और खेत। आज हम 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का विश्लेषण, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा देश दो अलग-अलग रफ्तार, स्पीड्स से चल रहा है। दोस्तों, 1991 में हालात बहुत गंभीर, सीरियस द हमारे पास सिर्फ $1 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, यानी सिर्फ 2 हफ्ते का तेल खरीदने का पैसा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई 17% तक पहुंच गई थी। उस वक्त आईएमएफ ने हमें बेल आउट दिया, पर एक शर्त पर, हमें अपनी बैन इकोनॉमी के दरवाजे खोलने होंगे। ये लाइसेंस राज का अंत और एक नए भारत की शुरुआत थी। यहाँ से शुरू हुआ एलपीजी ट्रांसफॉर्मेशन, लिबरलाइजेशन, सरकारी नियंत्रण, कंट्रोल कम किया गया। टैरिफ्स 57% से घटकर 5% कर दिए गए। प्राइवेटाइजेशन, सरकारी कंपनियन में डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ और नवरत्न स्टेटस दिया गया। ग्लोबलाइजेशन, दुनिया के लिए बाजार खुल गए। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 1.3 बिलियन से बढ़कर आज $50 बिलियन के पार है। अब बात करते हैं बैंकिंग की। नरसिम्हम कमेटी ने बैंक्स को बहस लेंडिंग, सरकारी दबाव में लोन देना से आज़ाद किया। पहले एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 20% तक थे। रिफॉर्म्स के बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लागू हुआ, प्राइवेट बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई की एंट्री हुई और आरबीआई एक मैनेजर के बजाय एक फैसिलिटेटर बन गया। इकोनॉमी को नापने का तरीका भी बदलना जरूरी था। जैसे फोन अपडेट होता है, वैसे ही हमने बेस ईयर को 2011-12 से बदल कर 2022-23 किया। इसे हम डिजिटल सर्विसेज, जीएसटी डेटा और इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ को बेहतर तरीके से कैप्चर कर पा रहे हैं। ये एक इकोनॉमिक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है। यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है। एग्रीकल्चर जीडीपी में हिस्सा 28% से गिरकर 14% हो गया, पर अभी भी सबसे ज्यादा लोग यही काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ये 14 to 16% पर अटक गया है। सर्विसेज, इसने कमाल कर दिया। जीडीपी में इसका हिस्सा 60% तक पहुंच गया है। भारत ने सीधे खेती से सर्विसेज सेक्टर में छलांग मार दी। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि लोग खेती से पहले फैक्ट्री में जाते हैं, फिर सर्विसेज में। पर भारत ने मैन्युफैक्चरिंग को लीपफ्रॉग यानी स्किप कर दिया। इसका कारण क्या है? रिजिड लेबर लॉज, कठोर श्रम कानून, लैंड एक्विजिशन, जमीन लेने में मुश्किल और हाई मटेरियल कॉस्ट्स। इसीलिए हमें मिसिंग मिडिल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे चिंता की बात है जॉबलेस ग्रोथ। पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 0.85 था, जो अब गिरकर 0.15 या उससे भी कम हो गया है। इसका मतलब है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, पर उसके हिसाब से नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री अब मशीन्स और ऑटोमेशन पर ज्यादा भरोसा कर रही है। भारत के नक्शे को देखिए। महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया हॉट जोन्स है। यहाँ एफडीआई और आईटी जॉब्स की भरमार है। वहीं बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान कोल जोन्स है, जो अभी भी प्राइमरी सेक्टर ट्रैप में फेस है। लिबरलाइजेशन का फायदा सिर्फ उन स्टेट्स को मिला जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अच्छा था। ये रीजनल डिवर्जेंस देश के लिए एक बड़ा चैलेंज है। शहरों में एक एक्टिवेशन लूप चल रहा है।
आईटी की कमाई से रिटेल और रेस्टोरेंट्स बढ़ते हैं, जिससे शहरी अमीरी बढ़ती है। और रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में इनकम सिर्फ बेसिक ज़रूरतों तक हाई लिमिटेड है। 1987 से 2011 के बीच वेलफेयर गेन्स, कल्याणकारी लाभ, शहरों में 37% रहे, जबकि गांव में सिर्फ 13%। ये वेलफेयर डिवाइड हमें खत्म करना होगा। एक और सच, हमारी 80% मैन्युफैक्चरिंग अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित सेक्टर में है। ये छोटी यूनिट सिर्फ 17% आउटपुट देती है। बिना इनका डिजिटल और टेक्निकल अपग्रेड किए हम खेती से निकलने वाले लोगों को अच्छी नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, सल्यूशन क्या है? हमें 3 पिलर्स, स्तंभ पर काम करना होगा। ह्यूमन कैपिटल, रूरल लेबर की स्किल बढ़नी होगी। टियर 2 अर्बनाइजेशन, मेगा सिटीज के बाहर ग्रोथ ले जानी होगी। मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन, कानून सरल करके फैक्ट्रीज लगानी होंगी। 1991 ने हमें ग्लोबल स्टेज पर खड़ा किया, पर अब वक्त है स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस का, ताकि खेत और फैक्ट्री एक साथ मिलकर चले। आपको क्या लगता है, क्या भारत अगली डेकेड में सबको साथ लेकर चल पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।